गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज का हमारा विषय है वसंत पाठ 11, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इस अध्याय के अंदर पहली जो स्वाक फिल्म थी, बोलती फिल्म थी, वो किस सन में बनी, उसके निर्माता निर्देशक कौन थे, कहाँ से उन्हें प्रेरणा मिली, कब वो रिलीज़ हुई, उसके बारे में जो है ये सारी बातें बताई गई हैं। तो हम लेसन को पढ़ना आरंभ करते हैं। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। ये सारी पंक्तियाँ किस पर लिखी हुई थी? जो पहली सवाक यानी बोलती फिल्म जो थी आलम आरा, उसको जब रिलीज़ किया गया तो उसके पोस्टरों पर ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। तो इस फिल्म में बताया गया है कि इस फिल्म में टोटल जो हैं 78 चेहरे जो थे उन्होंने काम किया था। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था, यानी कि भारत का उससे पहले का जो सिनेमा था वो सारा का सारा मूक था, बिना बोले था। 1931 में जब पहली फिल्म आलम आरा रिलीज हुई, तब से जो है भारतीय सिनेमा में स्वाक फिल्मों का जो दौर है वो शुरू हुआ था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। जब पहली स्वाक फिल्म रिलीज हुई उस समय जो मूक फिल्में थी वो काफ़ी लोकप्रिय थी। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का जो नया दौर है वो शुरू हो गया था। अब उससे पहले काफ़ी बोलती फिल्में बनी मूक फिल्में बनी, मगर अब जो है 14 मार्च 1931 से जो है बोलती फिल्मों का जो दौर है वो शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा, कौन सी थी पहली बोलती फिल्म? आलम आरा। और बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। तो इसको बनाने वाले निर्देशक का क्या नाम था? अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई, यानी पारसी रंगमंच के एक नाटक से उन्होंने इस फिल्म की पटकथा यानी कहानी को जो है लिया। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था। संवाद होता है बेटे फिल्म में की जाने वाली बातचीत को जो है लिखने वाला भी उनके पास उस समय पर नहीं था, गीतकार भी नहीं था, संगीतकार भी नहीं था। इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं ही धुनें चुनी और इस फिल्म में जो गाने बने, गाने तो कहाँ से लिए? पारसी रंगमंच का जो नाटक था उसके गाने, मगर जो धुन वहाँ से ली वो अर्देशीर ने खुद ही जो है अपने आप चुनी। उसके लिए कोई संगीतकार उन्होंने नहीं लिया। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। तो इस फिल्म में ना ही कोई गीतकार था ना ही संगीतकार था, तो इसीलिए उनका नाम भी इसके अंदर नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्विक गायक बने WM खान। पार्श्विक गायक होता है बेटे पर्दे के पीछे से गाने वाला, तो वो कौन थे? WM खान। और पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। तो अगर इस फिल्म का पहला गाना जो था वो कौन सा था? दे दे खुदा के नाम पर प्यारे। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फार्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। डिस्क फार्म होता है बेटे रिकॉर्डिंग का एक रूप होता है, उसके अंदर इसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण, आवाज़ के कारण ही इसकी जो शूटिंग थी वो रात में करनी
पड़ती थी, क्योंकि दिन में तो दूसरी आवाज़ें भी उसके अंदर मिक्स हो जाती। इसलिए इसकी जो शूटिंग थी वो रात के समय की गई थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में ही शूट कर लिया जाता था। जो बिना बोलती फिल्में थी उनको तो दिन में ही शूटिंग कर ली जाती थी, मगर इसमें जो है आवाज़ थी, इसीलिए उसके अंदर दूसरी आवाज़ें मिक्स ना हो, इसीलिए इसकी शूटिंग जो है वो रात के समय की जाती थी। मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। अब जो रात के समय तो लाइट वगैरह की व्यवस्था भी करनी पड़ी, क्योंकि दिन में तो सूर्य का प्रकाश होता है। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। और खुद अकेले आलम आरा ने के जो निर्देशक थे अर्देशीर ईरानी, उन्हीं की कंपनी ने बेटे कम भारतीय सिनेमा में 150 से अधिक तो जो हैं वो बिना बोली फिल्में, और 100 जो लगभग 100 फिल्में जो हैं वो बोलती फिल्में उन्होंने प्रदर्शित की। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंसी थी। हिंदी फिल्म में हिंदी उर्दू की मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया गया। अब इसकी जो भाषा कौन सी थी फिल्म की? हिंदुस्तानी। इसमें गीत, संगीत और नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबेदा थी। अब इसकी जो एक्टर थी वो क्या थी, हीरोइन जो कौन थी वो क्या थी? जुबेदा। और नायक थे जो वो थे विट्ठल, और उसके जो हीरो थे वो विट्ठल थे। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। वो उस समय पर सबसे अधिक जो है वेतन लेने वाले जो हैं स्टार थे। उनके चयन को लेकर एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया। पहले जो है उनको नायक के रूप में उनका चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। क्यों बनाया गया महबूब को? क्योंकि विट्ठल को जो है उर्दू बोलनी नहीं आती थी। इसीलिए अर्देशीर ईरानी ने उनको फिल्म से हटाकर उनकी जगह पर नायक की भूमिका में महबूब को ले लिया। इस पर विट्ठल जो है नाराज़ हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। केस दर्ज उन्होंने अर्देशीर पर कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। एक मशहूर वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना, जो उन्होंने जो है उनका उस समय पर केस जो है वो लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बन गए। उन्होंने मुकदमे में जीत हासिल की और वो दोबारा भारत की पहली बोलती फिल्म, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि भारत की बोलती फिल्म पहली कौन सी थी, तो भारत की पहली बोलती फिल्म जो है कि वो नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहब राव मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। ये और भी जो बहुत बड़े बड़े जो नायक थे, अभिनेता थे, वो इस फिल्म में मौजूद थे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। अब इस फिल्म को 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक्स जो सिनेमा था, हॉल था, उसमें पहली बार जो है इसको प्रदर्शित किया गया। 8 सप्ताह यानी 2 महीने तक जो है हाउसफुल ये फिल्म चली। भीड़ इतनी होती थी कि पुलिस के कंट्रोल में भी वो भीड़ नहीं आती थी। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत में तैयार किया गया था। इसको तैयार करने में, बनाने में 4 महीने का जो है बेटे वो समय लगा था, और 10,000 जो फुट लंबी जो है ये फिल्म थी। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया।
इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। अब इसके अलावा बहुत सी सामाजिक फिल्में भी बनी, और जो खुदा की शान नामक फिल्म थी उसमें एक किरदार जो है महात्मा गांधी जैसा था, जिसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। क्योंकि 1931 में हमारे जो है देश पर किसका था, अंग्रेज़ों का शासन था। तो महात्मा गांधी जैसा एक जो किरदार है, व्यक्तित्व जो है, अभिनेता की भूमिका जो थी उसके अंदर थी, तो जो अंग्रेज शासक थे उन्होंने इसका काफ़ी जो है वहाँ पर विरोध किया था। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया, तो उन्हें भारतीय स्वाक फिल्मों का पिता कहा गया। अब यहाँ पर भारतीय स्वाक फिल्मों का पिता यानी बोलती फिल्मों के पिता तो हैं बेटे अर्देशीर एम ईरानी, और भारतीय सिनेमा के जो जनक हैं वो है फाल्के। दोनों में अंतर है। मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। तो वो काफ़ी विनम्र स्वभाव के थे। वो कहते हैं मुझे इतना बड़ा खिताब उपाधि मत दीजिए, खिताब होता है बेटे हमारी उपाधि सम्मान। मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की भी ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मौक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था, उनमें तो कोई पढ़े लिखों की आवश्यकता नहीं थी। और अब जो थे, क्योंकि संवाद बोलने थे, अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की भी कदर होने लगी थी। इसीलिए आलम आरा के बाद प्रारंभिक सवाक दौर की फिल्मों की नई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नज़र आने लगे, क्योंकि अब वो पढ़े लिखे भी थे, गाना भी उन्हें आना चाहिए था। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषा का दाखिला हो गया था। सिनेमा ज़्यादा देशी हुआ। इस तरह की नई आज़ादी थी जिसे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। आगे चलकर जो सीधी सीधी जो हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड फिल्में बनी, सार्वजनिक जीवन से जो रिलेटेड हैं वो फिल्में भी जो हैं उनको भी फिल्मों में जो है बेहतर तरीके से प्रदर्शित जो है वो किया गया। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केस सज्जा उसी तरह कर रही थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में भी पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के, अब मैंने पहले ही आपको बता दिया कि भारतीय सवाक फिल्मों के पिता तो थे अर्देशीर एम ईरानी, और भारतीय सिनेमा के जो जनक थे वो क्या थे, फाल्के। जनक अर्देशीर को ईरानी की उपलब्धि को तो अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का नया युग शुरू हो गया था। ये बेटे ये चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। सभी विद्यार्थी इसको ध्यान से वीडियो को देखेंगे और अच्छी प्रकार से इसको समझने का प्रयास करेंगे।